हेलो एवरीवन, दिस इज़ काजल ब्लॉग। तो कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेसन के अंतर्गत माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था, ठीक आज उसी प्रकार हम लेसन 3 के अंतर्गत सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक कहने का मतलब हुआ कि संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक कैसे प्राप्त किए जाते हैं, या जो भी हम डेली लाइफ में जो वस्तुएँ यूज़ करते हैं वो किस प्रकार से बने होते हैं, इसके बारे में। द क्लॉथ्स विच वी वियर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स Fabrics are made from fibers obtained from natural और artificial sources। जो कपड़े हम धारण करते हैं वो फैब्रिक्स के माध्यम से बनते हैं। फैब्रिक्स जो कि फाइबर्स से बना होता है, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि बहुत सारे रेशे मिलाते हैं तब जाके एक कपड़ा का निर्माण होता है जिसको हम धारण करते हैं। अलग अलग कलर में कैसे मिलता है, तो हम कलर मिक्सिंग करते हैं, फिर हम डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स प्राप्त कर लेते हैं। इसका सोर्स क्या है? एक है नेचुरल सोर्स और एक आर्टिफिशियल सोर्स। जैसे कि हमने इसके पहले पढ़ा था कि नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स कहने का मतलब हुआ कि एक प्राकृतिक रूप से प्राप्त रेशे और एक कृत्रिम रूप से प्राप्त रेशे। तो नेचुरल रूप से हमको कैसे मिल रहा था, तो बाई एनिमल, अर्थात जैसे कि अगर हमको ऊल चाहिए तो हम भेड़ को पाल रहे थे। और आर्टिफिशियल अर्थात जो मैन मेड हुआ। Fibers are also used for making a large variety of household articles. Fibers जिसको हम हिंदी में रेशा बोलते हैं, इसका बहुतायत मात्रा में घर से जुड़ी हुई सामान या वस्तुओं के बनाने के लिए किया जाता है। जैसे आपने प्लास्टिक का बोतल देखा होगा, जैसे चेयर हुआ, टेबल हुआ, वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं। या जैसे स्वेटर हम लोग पहनते हैं वो सारा, या सिल्क साड़ी या कॉटन का कपड़ा। Natural fibers are natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants or animals. नेचुरल फाइबर जैसे कि कॉटन हुआ, ओल हुआ, सिल्क हुआ, जिसकी प्राप्ति हमें कहाँ से होती है? प्लांट के माध्यम से होती है। द सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, सो दिस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स। इसके अलावा अगर हम सिंथेटिक फाइबर का बात करें, अर्थात जो संश्लेषित किया हुआ रेशा है, इसका निर्माण मनुष्यों के माध्यम से किया जाता है। इसी के कारण इसको सिंथेटिक फाइबर बोला जाता है या मानव निर्मित रेशा बोला जाता है। ए सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर। सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए हम बहुत सारे स्मॉल यूनिट को एक साथ जोड़ते हैं, तब वो एक चैन क्रिएट करता है, फिर हमको एक सिंथेटिक फाइबर की प्राप्ति होती है। Each small unity is actually a chemical substances. Many such small units combine to form a large single unit called a polymer. ये जो प्रत्येक स्मॉल यूनिटी होता है वो वास्तव में एक केमिकल से बना हुआ सब्सटेंस होता है, जिसको हम एक दूसरे से कंबाइन करके एक लार्ज सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, और जो चीज़ की प्राप्ति होती है उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। पॉलीमर अर्थात बहुलक। The word polymer comes from two Greek words poly plus mer, which means respectively many और part या unit। जो वर्ड पॉलीमर है वो दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, एक है पॉली और एक है मर, जिसमें पॉली का मतलब होता है मेनी और मर का अर्थ होता है पार्ट या यूनिट, अर्थात पॉली यानी बहुत सारा और मर यानी पार्ट या यूनिट अर्थात इकाई। सो पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट। जैसे कि हमने बोला कि जो प्रत्येक यूनिट है एक केमिकल सब्सटेंस होता है, और सारा को हम कंबाइन करके एक सिंगल यूनिट तैयार करते हैं, उसी को हम बोलते हैं पॉलीमर। तो आप ये एग्जांपल के थ्रू एक ये बना हुआ चित्र देख सकते हैं कि कैसे एक एक सिंगल यूनिट को कंबाइन करके एक माला क्रिएट किया गया है। पॉलीमर अक्योर इन नेचर ऑल्सो। पॉलीमर की प्राप्ति हमें नेचर से भी होती है। जैसे कि एक कॉटन हुआ, कॉटन भी क्या है? एक पॉलीमर है जिसकी प्राप्ति हमें कहाँ से होती है? तो प्लांट से, अर्थात सेलुलोज। इट इज़ मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। ये बहुत सारे लार्ज नंबर में ग्लूकोज यूनिट रहते हैं जिसको कंबाइन करके हम
कॉटन बनाते हैं। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर का अगर टाइप का बात करें अर्थात कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि रेयान, नायलॉन, जिसमें हम रेयान के बारे में पढ़ेंगे। सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवॉर्म वाज डिस्कवर्ड इन चाइना, जैसे कि सिल्क फाइबर का हम यूज करते हैं जिसकी प्राप्ति हमें सिल्क वॉर्म से होती है, अर्थात हम एक रेशम का कीट होता है जिसको पालते हैं, जिसको डिस्कवर्ड कहाँ से किया गया था, तो चाइना से किया गया था। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। फैब्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी। फैब्रिक्स जो कि सिल्क फाइबर से प्राप्त किया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन इसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही सुंदर होता है और सब कोई इसको धारण भी करता है। जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे रियान का है। सिल्क साड़ी आपने वैसे देखा होगा। ए फाइबर वाज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, दिस फाइबर वाज कॉल्ड रियान और आर्टिफिशियल सिल्क। और वहीं अगर हम रियान का बात करें, वो भी एक केमिकल ट्रीटमेंट जिसमें वुड पल्प को यूज़ किया जाता है उसके माध्यम से प्राप्त होता है, और इस प्रकार के फाइबर को हम बोलते हैं रेयान या आर्टिफिशियल सिल्क। अर्थात रेयान का दूसरा नाम आर्टिफिशियल सिल्क है, अर्थात कृत्रिम सिल्क इसको बोल सकते हैं। रेयान की भी प्राप्ति एक नेचुरल सोर्स से होती है जिसको हम वुड पल्प बोलते हैं, जो कि जब हम इसको वुड पल्प से एक रेन क्लॉथ में बदल देते हैं केमिकल ट्रीटमेंट करके, तो बाद में जाके यही सोर्स मैन मेड फाइबर के अंतर्गत आ जाता है। इट इज़ चीपर दैन सिल्क एंड कैन बी ओवन लाइक सिल्क फाइबर्स, ऑल्सो बी डाइड इन ए वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। ये सिल्क के तुलना में बहुत ही सस्ता होता है और सिल्क जैसा ही इसका भी बुनाई किया जाता है और अलग अलग वेरियस प्रकार के कलर में इसको रंगने का भी काम किया जाता है, ताकि जो भी पीपल हैं वो अलग अलग कपड़े को खरीद सके या उनको आकर्षक लगे। रेयान इज मिक्स्ड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट और मिक्स विथ वूल टू मेक कारपेट। रेयान को कॉटन के साथ मिक्स करके हम बेडशीट का निर्माण करते हैं, और दूसरी साइड अगर हम रेयान को वूल के साथ मिक्स करते हैं तो हम कारपेट बनाते हैं। तीसरा क्या है, एक है नाइलॉन। इट इज़ एन अनदर मैन मेड फाइबर। ये एक अलग रूप से है, मैन मेड फाइबर के अंतर्गत आता है, अर्थात मानव निर्मित रेशे के अंतर्गत आता है। ये स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक भी होता है, लाइट यानी चमकीला, लस्ट्रस, इजी टू वॉश यानी धोने में भी इसको आसानी पड़ता है, स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर। ये स्टील का वायर आपने जैसे देखा होगा उससे ज़्यादा मजबूत होता है। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर। 1931 में क्या किया गया था, जैसे कि रेयॉन है, इसको बिना किसी प्राकृतिक कच्चे पदार्थ के सोर्स यानी नेचुरल रॉ मटेरियल जैसे होता है। जैसे कि रॉ मटेरियल करने का मतलब हुआ कि अगर हम जैसे एक चाहते हैं कि घर बनाना, तो घर बनाने के लिए हमको मिट्टी चाहिए, फिर ईंट भी चाहिए अर्थात ब्रिक, सोयल। तो ब्रिक और सोयल उसका क्या हुआ, रॉ मटेरियल हुआ। उसी प्रकार से नाइलॉन को बनाने के लिए 1931 में क्या किया था, बिना यूज़ के मतलब प्लांट सोर्स भी नहीं यूज़ करना, एनिमल सोर्स भी नहीं यूज़ करना, और कोल वाटर एयर के माध्यम से बनाने का प्रयास किया गया था। और ये सबसे पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। सो इट बिकम्स वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग न्यू क्लॉथ। इसीलिए बहुत ही जल्दी बहुत प्रसिद्ध हो गया, किस लिए, तो कपड़े बनाने के लिए। एग्जाम्पल का अगर बात करें तो सॉक्स बनाने में, रॉप्स, टेंट, टूथब्रश, कार सीट, बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेंस और भी बहुत सारे यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि पैरासूट। और जो पहाड़ पे चढ़ने के लिए हम रस्सी का जो प्रयोग करते हैं, उस रस्सी को बनाने के लिए भी नाइलॉन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आप कुछ चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि सॉक्स का है, रॉप है, टूथब्रश है, कर्टेन्स है। कर्टेन मतलब पर्दा,
पैरासूट का यहाँ पे नाइलॉन फाइबर से बनाया हुआ दिखाया गया है यहाँ पे। पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक फाइबर्स अनदर सिंथेटिक फाइबर, एक दूसरा फाइबर है जो कि क्रिस्प रहता है, इजी टू वॉश, क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, और इसके माध्यम से भी हम ड्रेस बना सकते हैं। टेरिलिन एक बहुत ही पॉपुलर पॉलिएस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर yarn। ये बहुत ही अच्छे अच्छे फाइबर के रूप में ड्रॉन भी किया जा सकता है, फिर हम बुनाई भी कर सकते हैं। जैसे कि हम दूसरे यर्न मतलब होता है सूत, जैसे हम दूसरे यर्न को सिलने का काम करते हैं, बुनाई के माध्यम से हम कपड़े निर्मित करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम पॉलिएस्टर और एक्रिलिक फाइबर के माध्यम से भी कपड़े बना सकते हैं। एक है PET, पॉलीएथिलीन टेरोफ्थलेट इज ए वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर का ही एक रूप है जिसको हम PET बोलते हैं। इसके अलावा अगर पॉलिएस्टर का बात करें तो ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, पॉली प्लस एस्टर, जो कि वास्तव में एस्टर नामक केमिकल सब्सटेंस के रिपीटेड यूनिट के माध्यम से बना हुआ है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि एक यूनिट को हम बोलते हैं एस्टर, और उसी यूनिट को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो मिलके बनता है पॉलिएस्टर। एस्टर्स आर द केमिकल विच गिव फ्रूट लाइक स्मेल। एस्टर एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि एक फ्रूट जैसा स्मेल देता है। इसके अलावा बात करें तो फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक, यहाँ पे अगर पॉलिएस्टर का फैब्रिक का बात करें तो किस नेम से बेचे जाते हैं, तो पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरीकोट आपने सुना होगा कपड़े के दुकान पे। वैसे भी अगर नहीं देखा होगा तो आप जाके वहाँ पे कि टेरीकोट कपड़ा अंकल दिखाइए तो वो दिखा सकते हैं और आप वहाँ पे देख भी सकते हैं। मेड अप ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू फाइबर्स, यानी जैसे कि हम क्या किए कि पॉलिएस्टर बोले, पॉलीवूल बोले, अर्थात कहने का मतलब है कि पॉली प्लस वूल, पॉलीकॉट यानी पॉली प्लस कॉटन। ठीक उसी प्रकार जैसे कि पॉलीकॉट जो बना है तो ये पॉलिएस्टर और कॉटन को मिला के बनता है, जिसको हम पॉलीकॉट बोलते हैं। पॉलिएस्टर में हम अगर उल को मिला देते हैं, इसी को हम बोलते हैं पॉलीवूल। Used for making bottles, utensil, film, wires and many other useful products। इसका यूज बोतल बनाने, यूटेंसिल, फिल्म, वायर और बहुत सारे अदर यूजफुल प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। अगर पांचवा बात करें तो जैसे कि एक्रिलिक है, ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय ए नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ऑरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। जितने भी सिंथेटिक फाइबर है वो पेट्रोलियम नामक कच्चे पदार्थ के माध्यम से बने होते हैं, जिसका उत्पत्ति पेट्रोकेमिकल के माध्यम से होता है। पेट्रोकेमिकल करने का मतलब हुआ कि पेट्रो रसायन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि पेट्रोलियम से प्राप्त जितने भी केमिकल सब्सटेंसेज है उसको कन्वर्ट करके हम सिंथेटिक फाइबर बनाने का काम करते हैं। उसी में से एक रेशा क्या है तो एक्रिलिक है। Wool obtained from natural resources is quite expensive, whereas cloths made acrylic are relatively cheap। अगर हम ऊन का बात करें, अगर ऊन और एक्रिलिक कपड़े का तुलना करें तो ऊन नेचुरल सोर्स से प्राप्त होता है जो कि थोड़ा महंगा होता है, और वहीं एक्रिलिक सिंथेटिक फाइबर होता है जो ऊल के तुलना में सस्ता होता है। स्वेटर, शॉल्स etc आर अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स कॉल्ड एक्रिलिक। स्वेटर, शॉल और बहुत ही अदर प्रकार के सिंथेटिक फाइबर का हम यूज़ करते हैं जिसको हम एक्रिलिक बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर पोजेसेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। सिंथेटिक फाइबर एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक अपनाता है जो कि बहुत ही पॉपुलर ड्रेस मटेरियल के रूप में भी कार्य करता है। दे ड्राई अप क्विकली, ये बहुत ही जल्दी सूख जाता है। ड्यूरेबल है, लेस एक्सपेंसिव यानी ज़्यादा खर्चीला नहीं है, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई पुअर पीपल भी चाहे तो वो खरीद सकता है। दूसरा, रीडली अवेलेबल है और इसको हम मेंटेन ईजिली कर सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग, लेकिन इसका अगर डिसएडवांटेज का बात करें कि सिंथेटिक फाइबर का डिसएडवांटेज क्या है, तो जैसे ही ये उष्मा के संपर्क में आता है यानी हीट के संपर्क में आता है तो ये गलना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए बोला जाता है क्या कि किचन में जब भी जाएं तो आप क्या करें, सिंथेटिक फाइबर
से बने हुए कपड़ा का यूज़ नहीं करें। नहीं तो हो सकता है कि जैसे कि हीट आएगा तो वो मेल्ट होगा, और मेल्ट होगा तो वो हमारे स्किन से टच होगा, स्किन से टच होगा तो स्किन हमारा डैमेज हो जाएगा। एक नोट दिया गया, डोंट वेयर सिंथेटिक फाइबर वाइल वर्किंग इन द किचन और लैब। लैब में भी इसको यूज नहीं करना है। एक है प्लास्टिक, इट इज़ ऑल्सो ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक भी क्या है, एक अनदर प्रकार का पॉलीमर है। इट कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स। इसको रिसाइकल भी कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं, कलर्ड भी कर सकते हैं, मेल्ट भी कर सकते हैं, और हम इसको रोल करके शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और या तार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। रिसाइकल करने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि प्लास्टिक का बोतल है, हम क्या किए कि गए पेप्सी लेके आए, पी लिए, और उस बोतल को चाहते हैं कि अब इसको हम दूसरे कार्य में यूज करें, तो हम बहुत सारे जैसे कि फ्लावर पॉट होता है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम गार्बेज वाले को दे सकते हैं, वो जाके उसको रिसाइकल करने का काम करेगा। फिर रीयूज करने का मतलब कि दोबारा प्रयोग में लाना। कलर्ड यानी अलग कलर में कन्वर्ट कर देना। मेल्ट यानी प्लास्टिक के बोतल को अगर हम क्या करते हैं कि गला के दूसरे चीज़ में कन्वर्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कम्स एंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर्स। बहुत सारे टॉय भी बना सकते हैं, कॉम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और भी अदर प्रकार के कंटेनर का निर्माण भी हम प्लास्टिक के माध्यम से कर सकते हैं। पॉलीथीन जिसका निर्माण पॉली प्लस एथिलीन से हुआ है, ये भी एक प्लास्टिक का ही एग्जाम्पल है, जिसको हम सामान्य रूप से अगर बात करें तो पॉलीथीन बैग बनाने के लिए करते हैं। जैसे कि पॉलीथीन आपने देखा होगा, मेड इन चाइना लिखा रहता है। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, जैसे कि प्लास्टिक का टाइप यानी दो प्रकार के होते हैं, एक है थर्मोसेटिंग और एक है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या होता है, प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड बॉन्ड्स कांट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कहने का मतलब हुआ कि जिस प्लास्टिक को हम क्या करते हैं, एक बार गर्म करते हैं और वो जिस अवस्था में ढल जाता है, फिर अगेन हम चाहते हैं कि उसको हम हीट दे के दूसरे अवस्था में गला दें, और वो नहीं गलता है, नहीं मोल्ड होता है या सॉफ्ट नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यानी जिस अवस्था में ढाले उसी अवस्था में ढल गया, फिर दोबारा हम ढालना चाहे वो नहीं ढला। इसमें एग्जाम्पल के रूप में मेलामाइन और बेकेलाइट है। मेलामाइन क्या है, एक वर्सेटाइल मटेरियल है जो कि फायर और हीट को जो टोलरेट कर सकता है, अर्थात जैसे कि हम चाहें, जैसे एक्सेप्शन के रूप में दिया गया है कि जैसे यहाँ पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में बताया कि हम एक बार मोल्ड करें, दोबारा मोल्ड करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेलामाइन और बेकेलाइट इसका एक अदर सोर्स है जो कि फायर और हीट को थोड़ा अदर प्लास्टिक के तुलना में ज़्यादा सहन कर सकता है। इसका हम उपयोग अगर का बात करें तो मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वायर और फैब्रिक्स वैसा बनाते हैं जो कि फायर को रेसिस्ट करे, अर्थात फायर को प्रतिरोध करे। दूसरा है एग्जाम्पल बेकेलाइट, जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, यानी उष्मा का कुछ अलग और इलेक्ट्रिसिटी का भी। मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, इसका यूज हम इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में करते हैं। और बहुत सारे बर्तन ऐसे होते हैं जिनका हैंडल रहता है, उसका भी निर्माण बेकेलाइट के माध्यम से होता है। दूसरा प्लास्टिक थर्मो प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक क्या होगा, यानी जब हम हीट देते हैं तो वो क्या होता है, अपना रूप जल्दी से परिवर्तित कर लेता है, और अगेन हीट देते हैं फिर वो आसानी से भी मुड़ जाता है। इसको हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जैसे कि पॉलीथीन हुआ और पीवीसी। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए, जैसे कि चेयर है और बकेट है जो कि प्लास्टिक से बना हुआ है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल, जैसे कि यहाँ पे कुकर का हैंडल दिया गया है, ये भी क्या किससे बना रहता है, तो बेकेलाइट से बना रहता है।
प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस कहने का मतलब हुआ कि हम प्लास्टिक को एक मटेरियल के रूप में चूज करते हैं, चाहे वो जैसे कि फूड आइटम को स्टोर करने का बात हो, या मिल्क वाटर, जैसे कि आपने दूध का पैकेट लाया होगा तो वो भी देखा होगा कि प्लास्टिक से ही बना रहता है। अदर वाटर भरने के लिए बोतल का, तो वो भी प्लास्टिक से बना रहता है। पिकल यानी अचार को रखने के लिए उसमें उसका भी जो बॉक्स रहता है वो भी प्लास्टिक से बना रहता है। या ड्राई फूड को रखना हो या प्लास्टिक कंटेनर, इसमें हम सारा प्लास्टिक से बना हुआ बहुत सारे वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, जिनका वज़न बहुत ही हल्का होता है और इसका प्राइस भी लो रहता है, स्ट्रेंथ भी इसका अच्छा होता है और ईजी से हम आसानी से इसको हैंडल कर सकते हैं, इसीलिए हम इसका बहुतायत में प्रयोग करते हैं। प्लास्टिक डोंट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर, और प्लास्टिक एयर और वाटर के साथ कोई भी क्रिया नहीं करता है। कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि अगर हम भोजन कुछ ब्रेड रख देते हैं अगर फ्रिज में, तो कुछ अगर उसको पर्याप्त नमी से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अगर नमी मिलती है तो आपने देखा होगा कि फंजाई बैठ जाता है या ख़राब हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से दे आर नॉट कोरेडेड इजली, ये अगर एक दूसरे से, अगर एक प्लास्टिक से हम दूसरे प्लास्टिक को टकराने का काम करते हैं तो वो भी ज़्यादा जल्दी नहीं टूटता है। प्लास्टिक लाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, इसको मोल्ड किया जा सकता है और इसको डिफरेंट शेप और साइज़ में कन्वर्ट भी किया जा सकता है, यानी हम इसको रीयूज कर सकते हैं। प्लास्टिक को यूज हम बहुत ही अलग अलग कार्यों में करते हैं, जैसे कि हमने अभी बोला, जैसे कि पिकल रखने के लिए या फूड आइटम को स्टोर करने के लिए, या ड्राई फूड है उसको स्टोर करने के लिए। ये मेटल के तुलना में सामान्य रूप से अगर तुलना किया जाए कि प्लास्टिक और मेटल में कौन ज़्यादा सस्ता होगा, तो मेटल के तुलना में ये सस्ता होता है, क्योंकि मेटल अर्थात जैसे लोहा है, तो लोहा और प्लास्टिक का तुलना करें तो लोहा महंगा ही मिलेगा प्लास्टिक की तुलना में। और प्लास्टिक का बहुतायत रूप में इंडस्ट्री में यूज किया जाता है और हाउस होल्ड आर्टिकल्स में भी इसका यूज करते हैं। प्लास्टिक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है, अर्थात ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि अगर हम बिजली जैसे स्विच ऑन किए और हम जैसे जानते हैं कि वहाँ पे कुछ खराबी है और उसको बनाना चाहते हैं, तो करंट ना लगे तो हम तो पहले मेन स्विच तो ऑफ़ कर ही सकते हैं, लेकिन अगर कोई मेन स्विच ऑफ नहीं करता है, मतलब लापरवाही करता है, तो सपोज एक व्यक्ति को करंट लगता है, दूसरा व्यक्ति चाहता है कि हम उसको छुड़ाएं, तो वो वहाँ पे क्या कर सकता है, प्लास्टिक से बने हुए किसी भी मेटल को यूज कर सकता है। That is why electrical wires have plastic covering and handles of screwdriver are made from plastic. या जो इलेक्ट्रिक वायर का यूज़ करते हैं तो हमने देखा है कि ऊपर का जो कवर और हैंडल रहता है स्क्रू ड्राइवर का, वो भी प्लास्टिक का बना रहता है, ताकि जब हम उसमें काम करते हैं तो हमको करंट नहीं लगता है और हम करंट से बच जाते हैं। हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। जो फ्राइंग पैन का हैंडल होता है वो भी प्लास्टिक से बना होता है। प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। प्लास्टिक का बहुत ही अलग तरीके से अगर एक्सटेंसिव वे में बात करें तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि इनका यूज़ जो टैबलेट के पैकेज करने में, जैसे कि टैबलेट को पैकिंग करने में आपने देखा होगा कि वो प्लास्टिक का ही बना रहता है। या जैसे कि जब कोई घायल हो जाता है तो जो थ्रेड का यूज किया जाता है उसमें भी जो प्लास्टिक रहता है, ये तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन वहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है। सिरिंज, डॉक्टर ग्लोव्स एंड ए नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ग्लोव्स जो बनता है वो भी प्लास्टिक का बना रहता है, और भी अदर प्रकार के मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में भी प्लास्टिक का यूज किया जाता है। स्पेशल प्लास्टिक कुक वेयर इज़ यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन्स फॉर कुकिंग फूड। स्पेशल प्रकार का प्लास्टिक कुकवेयर जिसका यूज हम माइक्रोवेव ओवन में करते हैं, जिसके माध्यम से भोजन बनाने का काम किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में द हीट कुक्स द फूड बट डजंट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। भोजन तो पक जाता है लेकिन ये प्लास्टिक वेसल को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है।
टेफ्लॉन इज ए स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डोंट स्टिक। एक टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक है जो कि स्पेशल प्लास्टिक के अंतर्गत आता है, जिसमें ऑयल और वाटर स्टिक नहीं करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स, और कुकवेयर पे हम नॉन स्टिक, जैसे कि आपने सुना होगा कि नॉन स्टिक बर्तन यानी उसमें चिपकता नहीं है खाना। फायर प्रूफ प्लास्टिक एक प्लास्टिक का कोटिंग रहता है जो फ्लेम रेजिस्टेंट के अगेंस्ट रहता है, अर्थात उसका विरोध करता है और आग जल्दी नहीं पकड़ता है और फायरमैन अच्छे से वर्क कर पाते हैं। प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट, प्लास्टिक और इन्वायरमेंट का अगर तुलना करें, जैसे कि प्लास्टिक इन्वायरमेंट के लिए कितना हार्मफुल है और कितना यूज़फुल है, या जितना हम प्लास्टिक के बहुतायत रूप में यूज करते हैं तो कितना ये हमारे लिए सही है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यूजुअली गेट थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक और पैक्ड इन पॉलीथीन बैग्स, जैसे कि हम सामान्य रूप से देखते हैं कि बहुत सारे वस्तुओं को हम क्या करते हैं, उसमें रैप कर देते हैं प्लास्टिक वाले बोतल में या पॉलीथीन बैग में उसको पैक कर देते हैं। A material which gets decomposed through natural processes such as action by bacteria called biodegradable और जैसे कि दो प्रकार, बायोडिग्रेडेबल और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल कहने का मतलब हुआ कि जो सोयल में आसानी से घुल मिल जाए। अब सोयल में आसानी से घुलेगा मिलेगा कैसे, तो इसके लिए नेचुरल प्रोसेस होता है जिसके बारे में हम पहले लेसन में पढ़ चुके हैं। जैसे कि नेचुरल प्रोसेस कहने का मतलब कि जितने भी हमारे इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ ये सब पाए जाते हैं, ये जो सड़े गले पदार्थ है जब मिट्टी में जाता है तो उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। अगेन ये रिसाइकल होके हमारे पास आ जाता है, फिर अगेन ये प्रक्रिया चलती रहती है जो कि बैक्टीरिया के माध्यम से ये एक्शन किया जाता है। इसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। दूसरा पदार्थ है नॉन बायोडिग्रेडेबल, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जो प्रकृति में आसानी से सड़ गल नहीं सकते हैं, इनको सड़ने गलने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है और ईजिली डिकम्पोज ये नहीं होते हैं। जैसे कि नेचुरल प्रोसेस से भी अगर हम बात करें तो ये ईजिली डिकम्पोज नहीं होते हैं, जिसमें एक प्लास्टिक भी आता है। प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज। इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इट कॉजेज इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। प्लास्टिक डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा साल लगाता है, इसीलिए इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं है, अर्थात ये इन्वायरमेंट के लिए एक प्रदूषक के रूप में कार्य करता है। जैसे कि हम टाइप ऑफ वेस्ट का बात करें, जैसे कि पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट लेफ्ट ओवर फूड स्टॉक छोड़ के हम वेजिटेबल पील्स और फ्रूट के पील्स को अगर बात करें तो इसको डिकम्पोज होने में 1 से 2 सप्ताह लग जाता है और ये एक बायोडिग्रेडेबल है। दूसरा पेपर का अगर बात करें तो 10 से लेकर 30 दिन अगर हम ऐसे ही फेंक देते हैं, मिट्टी के अंदर नहीं डालते हैं, तब इतना टाइम लगता है। कॉटन क्लॉथ तो 2 से 5 महीने, लकड़ी तो 10 से 15 साल और वुलन क्लॉथ तो 1 साल लगभग लग जाता है। टीन, एल्यूमिनियम और अदर प्रकार के जो मेटल यानी धातु से बने हुए जो मेटल होते हैं वो 100 से लेके 500 साल लगा देते हैं, अर्थात ये हमारे लिए इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं हुआ। प्लास्टिक बैग्स जो कि हम बहुतायत रूप में जैसे कि फूड पैक किए या कोई भी वस्तु लेके आए तो प्लास्टिक का बहुतायत में यूज करते हैं, उसको गलने में बहुत ही ज़्यादा साल लग जाता है, जिसका यहाँ पे लिमिटेशन भी नहीं दिखाया गया है, यानी इसमें मिलियन ईयर्स भी लग सकते हैं। Besides, the burning processes of in the synthetic material is quite slow and it doesn't get completely burnt easily. और अगर बर्निंग प्रोसेस का बात करें, जैसे कि सिंथेटिक मटेरियल जो भी हम यूज़ करें, चाहे रेयान हो, चाहे एक्रेलिक हो, चाहे सिल्क फाइबर हो, ये बहुत ही धीरे धीरे जलता है और बर्निंग प्रोसेस ये पूरा कम्प्लीटली बर्न नहीं होता, यानी पूरा कम्प्लीटली जलता नहीं है। In the process, it releases lot of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution. इसके माध्यम से बहुत ही अलग जहरीला फ्यूम्स निकलता है जो एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाता है और उसके माध्यम से एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है और इसके माध्यम से बहुत ज़्यादा बीमारियां भी हो जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा
श्वसन संबंधी बीमारी यानी ब्रीथिंग से रिलेटेड, या अस्थमा, दमा, ये सब। अस्थमा दमा तो ऐसे तो ये हेरेडिटरी से रिलेटेड है, लेकिन ऐसे हम अदर जो ब्रीथिंग से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में सुनते हैं वो भी एयर पोल्यूशन के कारण ही होते हैं, जैसे दम फूलना। ए गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज। एक गार्बेज डंप आपने देखा होगा। गार्बेज डंप करने का मतलब कि कूड़े का बहुत ज़्यादा ढेर, एक माउंटेन जैसा बन जाना, जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स गार्बेज को खाने का काम करते हैं। यहाँ पे जब वो फूड वेस्ट खाने का काम करते हैं, तो जैसे कि हम क्या करते हैं कि जो फूड वेस्ट है उसको पॉलीथीन बैग में भरे और क्या किए, हम डस्टबिन में डाल दिए। लेकिन एनिमल तो वो नहीं समझते हैं, वो तो खाना ढूंढते रहते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, प्लास्टिक को ही निगल जाते हैं। जब वो प्लास्टिक को निगल जाते हैं, जो भी ये पॉलीथीन है, उनके वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को केयरलेसली थ्रोन हियर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग द ड्रेन टू। या इसके अलावा जब ट्रॉली बैग को हम कहीं भी फेंक देते हैं तो ये जो नाला वगैरह रहता है उसमें भी बाधक का ये काम करता है। यानी अगर वो फंस जाता है तो वो जल्दी निकलने में परेशानी करता है, जिसके माध्यम से बहुत ज़्यादा कचरे का ढेर लग जाता है, जो इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं है। Sometimes we are very careless and throw the wrappers of chips, biscuit and other eatables on the road or in parks or picnic places. कुछ समय हम क्या करते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं कि चिप्स खाएं या बिस्किट खाएं, उसका जो रैपर हुआ जो प्लास्टिक का बना रहता है, या अदर कोई भी खाने योग्य पदार्थ खाते हैं जो कि जिसका प्लास्टिक का कवर रहता है, उसको हम कहीं पे भी जैसे फेंक देना, जैसे कि पार्क में गए, पार्क में फेंक दिए, रोड पे फेंक दिए, पिकनिक मनाए और वहाँ पे उस प्लेस को गंदा करके चले आए, तो ये भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं है। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी इंश्योर्स टू कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन एंड फ्री टू प्लास्टिक एंड अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते, जैसे कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, हमको ये इंश्योर करना होगा कि हमारा जो पब्लिक प्लेस है वो साफ़ सुथरा रहे, स्वच्छ रहे और प्लास्टिक मुक्त रहे, और हम ज़्यादा प्लास्टिक को यूज करने से अवॉइड करें जितना ये संभव हो सके। यानी जितना संभव हो सके हम प्लास्टिक को अवॉइड करें ताकि ये एनवायरनमेंट को और ज़्यादा खतरा नहीं पहुँचाए। मेक यूज बैग्स मेड अप ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। जैसे शॉपिंग के लिए जाते हैं तो जूट या कॉटन से बना हुआ बैग का इस्तेमाल करें। द बायोडिग्रेडेबल एंड अनबायोडिग्रेडेबल वेस्टेज शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। और जो भी बायोडिग्रेडेबल यानी सड़े गले पदार्थ और जो नहीं सड़ने गलने वाले पदार्थ हैं उसको अलग अलग सेपरेट रूप से कलेक्ट करें और उसको डिस्पोज करने का काम करें। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल। ये बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा कि हम प्लास्टिक वेस्ट को क्या करें, रिसाइकल कर दें, क्योंकि बहुत सारे थर्मोप्लास्टिक हैं उसको रिसाइकल किया जा सकता है। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R रूल्स। यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आपको 5R प्रिंसिपल यानी 5R सिद्धांत आपको पता होना चाहिए या याद होना चाहिए, जिसका मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवरी एंड रिफ्यूज। यानी रिड्यूस करने का मतलब कि हम प्लास्टिक का यूज कम से कम करें, रीयूज यानी प्लास्टिक का यूज हम दोबारा प्रयोग करें, रिसाइकल भी करें यानी इसको चेंज करके दूसरे चीज़ में कन्वर्ट करें, रिकवरी, और प्लास्टिक को जितना हो सके हम इनकार करें। यानी अगर हमको मेरे पास कॉटन से बना हुआ जूट या बैग है उसी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। डेवलप हैबिट विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। वैसा आदत हम अपनाएं जो इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली हो। फाइबर वाइज डोंट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड। फाइबर का अगर हम बात करें, जैसे कि प्लास्टिक बैग का हम यूज़ किए और उसको कहीं भी फेंक देना, लेकिन हमें उसको वाटर बॉडीज यानी नदी नाला उसमें नहीं फेंकना और रोड साइड भी नहीं फेंकना। डस्टबिन का कैन या एक जगह जैसे कि कचरे का ढेर रहता है वहाँ पे हम जैसे फेंक सकते हैं। टेक ए कॉटन कैरी बैग और ए जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग। जो हमने ऊपर पढ़ा, कॉटन कैरी बैग का आप इस्तेमाल करें या जूट से बना हुआ बैग का इस्तेमाल करें। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स। और
जितना कम हो सके उतना ही प्लास्टिक का इस्तेमाल करें, यानी जितना बहुत स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ ए प्लास्टिक वंस। हम जब लंच के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे स्टील का लंच बॉक्स इस्तेमाल करें। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कुछ कीवर्ड्स: एक्रिलिक, आर्टिफिशियल सिल्क, नाइलॉन, प्लास्टिक, पॉलिस्टर, पॉलीमर, पॉलीथीन, रेयॉन, सिंथेटिक फाइबर्स, स्टेरिलिन, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और यहाँ पे कुछ समरी दिया गया है जिसके बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जैसे कि सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक लाइक नेचुरल आर मेड ऑफ अ वेरी लार्ज यूनिट्स कॉल्ड पॉलीमर। पॉलीमर के बारे में हमने ऊपर ही पढ़ा था कि बहुत सारे नेचुरल सोर्स को मिला के हम क्या करते हैं, यानी छोटे छोटे यूनिट को बना के हम पॉलीमर में कन्वर्ट करते हैं और बाद में वो एक सिंथेटिक फाइबर के रूप में हमें मिलता है। और नेचुरल फाइबर की प्राप्ति प्लांट और एनिमल सोर्स से होती है, वहीं सिंथेटिक फाइबर मैन मेड यानी केमिकल प्रोसेस के थ्रू तैयार किया जाता है। या फाइबर फाइंड यूजेस रेंजिंग फ्रॉम मेनी हाउस होल्ड आर्टिकल्स लाइक रोप्स, buckets, furniture, containers, etc. to a highly specialized uses in aircraft, ships, spacecraft, healthcare, etc. सिंथेटिक फाइबर जो कि बहुत ही ज़्यादा रूप में हाउस होल्ड आर्टिकल्स में भी यूज करते हैं, जैसे कि ऊपर ही हमने पढ़ा था, रोप्स हो या कार सीट हो या बकेट्स हो या फर्नीचर हो या कंटेनर हो या एयरक्राफ्ट में बात करें या शिप्स या स्पेस क्राफ्ट या हेल्थ केयर साइड सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ वस्तु का यूज होना। तो इस प्रकार आपका लेसन होता है समाप्त। तो बताइएगा कैसा लगा आपको लेसन। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड ऑल द बेस्ट।